हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस सीरीज के अंदर हम हर चैप्टर के लास्ट ईयर 2024 के सभी सेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इस एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका 7 to 8 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, सीबीएसई एग्जाम में, जिसके अंदर 2 एमसीक्यू होंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन 5 मार्कर में या 2-3 मार्कर में आ सकते हैं। बट याद ये रखना है कि इसके अंदर हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्कर होगा। बेसिकली अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है तो वो 5 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो जनरली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें नहीं आते, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें शॉर्ट आंसर या 1 वर्ड आंसर होते हैं। अगर लार्जर मार्क्स के या 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन होंगे तो वो पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने लिखा है, लीगेंड EDTA4- इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो EDTA है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। ये पॉलीडेंटेट लीगेंड होता है, स्पेसिफिकली हेक्साडेंटेट। इफ यू रिमेंबर, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, CH2 है, उस पर 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर दो दो एसिटेट आयन लगे हुए हैं, CH2CO-, CH2CO-, और इधर भी 2 एसिटेट आयन है, CH2COO-, यहाँ पे भी CH2COO-। तो हेक्साडेंटेट होता है, 2 डोनर एटम है नाइट्रोजन और बाकी 4 डोनर एटम है, ये 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, टोटल मिलाकर 6 डोनर एटम होते हैं। लीगेंड होता है हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट मतलब 6 इसकी डेंसिटी है, 6 डोनर एटम है, इसीलिए किस कैटेगरी में आएगा? पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगेंड फॉर्म्स चीलेट कॉम्प्लेक्स। चीलेट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है रिंग, रिंग फॉर्मेशन, जहां पर मेटल जब लीगेंड से बॉन्ड बनाए तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए। तो यहां पर आप देखोगे ये फॉर्म होता है किसके साथ? बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लीगेंड्स के साथ। बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लीगेंड्स के साथ ही चीलेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसमें देखोगे सिर्फ और सिर्फ C2O4, जिसे हम शॉर्ट में OX भी लिख देते हैं, ऑक्जेलेट आयन, ये ही अकेला बाइडेंटेट लीगेंड है। Cl- NO2- NH3 सारे यूनिडेंटेट लीगेंड है। इसका कॉम्प्लेक्स भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट के साथ अगर लगे हुए हैं ऑक्जेलेट, तो किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ऑक्जिलेट को लिखने का एक तरीका तो ये है, आप 2 बॉन्ड्स के बीच में सिंपली ऑक्जिलेट OX लिख के इस तरह से बॉन्ड बना दो, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसके अंदर C डबल बॉन्डेड O, इसका जो स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्डेड O, एक O- ऐसे जुड़ेगा, फिर ऐसे C डबल बॉन्डेड O और एक और O- ऐसे जुड़ेगा, ऐसे करके बॉन्ड दिखा दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मेक द चिलेट रिंग। तो 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग यहाँ पर बनती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म शो होगा? तो इसके अंदर आप देखो, पहला दे रखा है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के लिए क्या होता है? कोई लीगेंड काउंटर आयन बन जाए और काउंटर आयन लीगेंड बन जाए। तो यहाँ पे काउंटर आयन उन्होंने दिया ही नहीं है, तो इसके अंदर आयोनाइजेशन आइसोमर हम अपने पास से अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है काउंटर आयन क्लोराइड ही हो और क्लोराइड से क्लोराइड एक्सचेंज थोड़ी होगा, ठीक है। दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस ये पॉसिबल है। तो याद रखो, जब भी 2 यूनिडेंटेट लीगेंड हो और 2 बाइडेंटेट लीगेंड हो, 6 लीगेंड मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स में 2 यूनिडेंटेट और 2 बाइडेंटेट लीगेंड हो, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकता है। रट लो ये चीज, क्योंकि कोई से भी 2 यूनिडेंटेट और कोई से भी 2 बाइडेंटेट दे देंगे। हो सकता है यहाँ पे 2 अमाइन और 2 ऑक्सिलेट दे दे, ठीक है। यही कॉम्प्लेक्स ऐसा भी हो सकता था, 2 अमाइन दे दिया आपको NH3 होल ट्वाइस और 2 ऑक्सिलेट दे दिए C2O4 होल ट्वाइस। तो इसमें भी एग्जैक्टली इसी तरीके का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो सकता था। इसमें -1 चार्ज आएगा बाय द वे, ठीक है। तो जहां पे भी 2 यूनिडेंटेट और 2 बाइडेंटेट लीगेंड हो, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो, मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको। कोबाल्ट के साथ 2 क्लोराइड लगे हुए हैं और 2 EN लगे हुए हैं, इथेन 1,2 डायोमाइन। तो 2 क्लोराइड का मतलब, पहले ट्रांस आइसोमर बना लेते हैं। Cl ऑपोजिट लगा दिए और 2 EN ऐसे ऑपोजिट लगा दिए, ठीक है। ये बन गया ट्रांस आइसोमर। इसी का सिस बनाना है तो 2 क्लोराइड को बराबर बराबर में लगा दो। CO ऊपर नीचे, ये बनाया पहले कॉम्प्लेक्स आपने, एक मिनट।
हाँ जी, तो 2 क्लोराइड ऐसे लगा दिए बराबर बराबर में, ये 2 क्लोराइड आ गए, उसके बाद 2 EN ऐसे लगा दिए। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है +1 वो ऐसे दिखा देंगे, +1, और ये बना दिया +1। ठीक है, ये इसका ट्रांस आइसोमर बन गया और ये इसका सिस आइसोमर बन गया। ठीक है, नाउ एक चीज और याद रखो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ये शो करेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं करेंगे। क्यों? लिंकेज के लिए क्या चाहिए होता है? लिंकेज के लिए चाहिए होते हैं आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिंकेज आइसोमर के लिए कौन से लिगेंड चाहिए होते हैं? एम्बीडेंटेड, जहां पे CN हो, NO2 हो या फिर SCN हो। ये 3 लिगेंड दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इनमें से कोई लिगेंड अगर आपको दिखाई दे तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए डबल कॉम्प्लेक्स, यानी कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एनायन भी कॉम्प्लेक्स। जब ऐसा डबल कॉम्प्लेक्स हो आपका, तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। क्या होगा उसमें? लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड एनायनिक में चले जाएंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। तो ये तीनों पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल पॉसिबल था। अच्छा, बाय द वे, इस क्वेश्चन में एक एक्सटेंशन और हो सकता था। इसका जो सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर ऑल्सो फॉर्म्स ऑप्टिकल आइसो, ऑल्सो शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिस को अगर फ्लिप कर दोगे तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो लीवो बन जाएगा, अगर ये लीवो है तो डेक्स्ट्रो बन जाएगा। यानी इसका मिरर इमेज बन सकती है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। तो मिरर इमेज कैसे बनाओगे? ऐसे मिरर दिखाओगे बीच में, ये लिख दिया मैंने मिरर। ठीक है, उसके बाद इसको फ्लिप कर दोगे। फ्लिप कैसे करोगे? इसको लेटरल इन्वर्जन कर दो, 180 डिग्री रोटेट कर दो। ठीक है, तो फ्लिप करने का मतलब ये जो EN इधर लेफ्ट की तरफ था, ये EN राइट की तरफ बनाओगे ऐसे करके। ये वाला EN जो राइट पे था ये ऐसे लेफ्ट पे आ जाएगा। CL जो राइट वाले पे जा रहा था ऐसे, वो इस वाले लेफ्ट वाले पे आ जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज। ठीक है, इसके ऊपर लगा दिया ऐसे प्लस चार्ज। तो अगर मान लो ये डेक्स्ट्रो था पहले वाला, तो आपका बाद वाला जो होगा वो लीवो होगा। ठीक है, तो टोटल आइसोमर कितने बन गए? टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर आपसे पूछा जाए कितने बन गए? 1 2 3। ठीक है, एक ट्रांस बना, एक सिस बना, और फिर सिस की मिरर इमेज भी बन गई, डेक्स्ट्रो और लीवो। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 है, ऑप्टिकल आइसोमर भी एक पेयर है, इनैंशियोमर पेयर। और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, क्योंकि इनको 4 काउंट नहीं कर सकते आप, 3 ही करोगे, एक ट्रांस है, एक सिस है और एक सिस की मिरर इमेज है। ठीक है, तो दिस इज हाउ देयर आर 3 स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल सिर्फ 2 ही हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल मिलाकर स्टीरियो आइसोमर जो है वो टोटल 3 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर? तो डायामैग्नेटिक होने के लिए इलेक्ट्रॉन सारे पेयर होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए डायामैग्नेटिक होने के लिए? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सारे के सारे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इसमें ऑप्शन देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व होगा ये। कोबाल्ट 3+ आयन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सारे टर्म इंपॉर्टेंट हैं। कोबाल्ट 3+ आयन सबसे पहले, तो कोबाल्ट 3+ आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s2 3d7 होता है 27 के लिए, लेकिन 3+ है, 3 लूज कर दिए, तो 4s क्या हो जाएगा? 0 और 3d हो जाएगा 6। 4s 0 और 3d क्या हो जाएगा? 6। तो 3d6, d6 आपको फिल करना है बेटा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है? नीचे आते हैं T2G ऑर्बिटल, यानी 3 ऑर्बिटल नीचे आते हैं T2G, और 2 ऑर्बिटल ऊपर आते हैं EG। T2G ऑर्बिटल ये आ गए, EG ऑर्बिटल 2 ऊपर आ गए। उसके बाद एक चीज और लिखी हुई है, कैसा? लीगेंड कैसा है? लीगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का मतलब है जो स्प्लिटिंग है, दिस स्प्लिटिंग इज लार्ज, डेल्टा O की वैल्यू लार्ज है। ठीक है, लार्ज स्प्लिटिंग है, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग लार्ज है। तो अब डी के अगर 6 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं तो कैसे भरूंगा? 1 2 3, स्प्लिटिंग लार्ज है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा, पांचवा भी यहीं आएगा, छठा भी यहीं आएगा। तो T2G में ही 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, EG में कुछ नहीं जाएगा। और आप देख रहे हो कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पेयर हो गए। अभी बोला कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या डायामैग्नेटिक होता है, तो ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन 2 आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो कर लेते हैं उसको वेरीफाई। हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले वही दे रखा है कोबाल्ट 3+ आयन, तो D6 ही आएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो स्प्लिटिंग भी होगी, लेकिन लीगेंड कैसा दिया है? वीक फील्ड लीगेंड दिया है, WFL। वीक फील्ड लीगेंड मतलब स्प्लिटिंग कम है, गैप कम है। अगर गैप कम है
तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, फिर 3 यहाँ आएंगे, गैप कम है तो जंप करके 2 ऊपर चले जाएंगे और 1 यहाँ आएगा, तो उससे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, तो डायमैग्नेटिक नहीं होगा। इससे अगले केस में देखो, कोबाल्ट 3+ आयन इन अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा स्प्लिटिंग बहुत ही अलग किस्म की होती है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारे सिलेबस में भी नहीं है, एक्चुअली 2 में नहीं 4 में स्प्लिट होता है, ठीक है, और इन्होंने लीगेंड बताया नहीं कौन सा है इसके अंदर, तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते ही आते हैं, ये पक्का याद कर लो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और इसमें भी इन्होंने लीगेंड नहीं बताया, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, ईजी नीचे आ जाता है, T2G ऊपर आ जाता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड अज्यूम करो या वीक फील्ड लीगेंड अज्यूम करो, 2 ही होंगे नीचे, तो जब आप अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड भी अज्यूम कर लो चाहे वीक फील्ड अज्यूम कर लो, देखो टेट्राहेड्रल में एक बार बता देता हूँ, अगर D6 है कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट 3+ आयन है, इसमें उल्टी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग मतलब Eg जो है वो नीचे आता है, दो और T2G ऊपर आता है। तो अगर D6 है, अब स्प्लिटिंग चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, दोनों, पहले लार्ज स्प्लिटिंग मान के चलते हैं। लार्ज स्प्लिटिंग मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2, अब स्प्लिटिंग लार्ज है तो 3 4 नीचे ही आएंगे, 5 6 ऊपर आएंगे, तब भी 2 अनपेयर्ड आ गए। अगर स्प्लिटिंग लार्ज है तो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो भी 2 अनपेयर्ड आए, और अगर स्प्लिटिंग जो है वो स्मॉल है यानी गैप कम है, तो 6 भरने अभी भी, 1 2, स्प्लिटिंग कम है तो ऊपर जाएगा अगला, 3 4 5 और छठा नीचे आएगा, अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। तो टेट्राहेड्रल में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, स्प्लिटिंग इतनी लार्ज, मतलब 6 क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे, पैरामैग्नेटिक होगा, डाया नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन स्क्वायर प्लेनर को इसलिए समझा नहीं रहा मैं, एनसीईआरटी में नहीं है, इसके अंदर स्प्लिटिंग जो है वो 4 पार्ट में होती है, ठीक है, तो इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे, ये मान के चलो। चलो नेक्स्ट देखो, राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट, ठीक है, पोटेशियम बेटा इसके अंदर हो गया काउंटर आयन, ठीक है, क्योंकि स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट, तो जिंक है सेंट्रल एटम और टेट्राहाइड्रोक्साइडो, जिंक है सेंट्रल एटम, टेट्राहाइड्रोक्साइडो मतलब 4 हाइड्रोक्साइड लगे हुए, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब चार्ज एक बार चेक कर लेते हैं इसका क्या है, तो जिंकेट, जिंक की वैलेंसी दे रखी है +2, तो +2 इसके ऊपर है, हाइड्रोक्साइड का चार्ज होता है -1 × 4, -4 इसके ऊपर है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया +2 एंड -2 मिलाकर -2, और पोटेशियम होता है +1, वैलेंसी क्रॉस कर दो बेटा, 2 जो है वो पोटेशियम के नीचे आ जाएगा, 1 कॉम्प्लेक्स के नीचे आ जाएगा, तो फाइनली आपका कॉम्प्लेक्स बन के क्या आएगा, K के नीचे 2, K2 ZnOH होल 4, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है भाई, समझ आया इतना। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब कंडक्टिविटी का ऑर्डर वो होगा, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे, ठीक है, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी आएगी। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें एक कॉम्प्लेक्स है और 2 क्लोराइड है, कितने आयन निकल रहे हैं टोटल, 1 + 2, 3 आयन निकले हैं, एक कॉम्प्लेक्स का आयन निकलेगा और एक 2 क्लोराइड आयन निकलेंगे, टोटल 3 आयन निकले। इसमें देखो, इसमें बेटा काउंटर आयन है ही नहीं, अगर काउंटर आयन है ही नहीं तो ये तो नॉन आयोनिक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं, इस ऊपर से इस पर कोई चार्ज भी नहीं दे रखा, ठीक है। इसको देखो, एक कॉम्प्लेक्स है और 3 क्लोराइड है, तो 1 + 3, 4 आयंस इसमें निकलेंगे, ठीक है, इसमें 4 आयंस निकलेंगे, 3 क्लोराइड आयंस और एक कॉम्प्लेक्स का कैटायन, इसमें 2 क्लोराइड और एक कॉम्प्लेक्स का कैटायन, यानी टोटल 3 आयन, और इसमें आयन निकलेंगे ही नहीं। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी हुई, इसकी, 1 नंबर पे ये आ गया आपका, हाईएस्ट कंडक्टिविटी हुई इसकी, सेकंड हाईएस्ट इसकी हुई, और थर्ड हाईएस्ट इसकी हुई, इसको आप रीअरेंज कर लोगे, ठीक है। कौन सा ऑर्डर बोला है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो लोएस्ट पे आप ये लगाओगे ऐसे, CrNH3 होल थ्राइस Cl3, ये सबसे कम, फिर इससे ज्यादा कौन सा, 2 नंबर ये वाला, NH3 होल 5 CrNH3 होल 5 और Cl और बाहर है 2 क्लोराइड, और इससे ज़्यादा लास्ट में CrNH3 होल 6 और बाहर 3 Cl, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया कंडक्टिविटी का, ठीक है। जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी।
नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। आइसोमेरिज्म बताना है भाई किस टाइप का हो सकता है इनके अंदर। तो देखिए पहले वाले केस में 5 अमाइन दिख रहे हैं, एक नाइट्राइटो। जहां भी आपको नाइट्राइटो दिखे, जहां पे भी एम्बीडेंटेट कोई लीगेंड दिखे, CN हो सकता है एम्बीडेंटेट, अभी बताया थोड़ी देर पहले, NO2 हो सकता है और SCN हो सकता है। यही 3 दिए हुए एनसीईआरटी में आपको। इनमें से कोई भी लीगेंड दिखे तो लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो इस केस का आंसर क्या हो गया भाई? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये लिंकेज आइसोमर बनाएगा। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में बेटा 3 EN दे रखे हैं, 3 क्लोराइड। तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कोई सा भी नहीं बनेगा इसके अंदर। इसमें आयोनाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि लीगेंड और काउंटर आयन एक्सचेंज नहीं हो सकते। लीगेंड न्यूट्रल है, काउंटर आयन पे चार्ज है, एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो आयोनाइजेशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। कोई एम्बीडेंटेट लीगेंड नहीं है तो इसका मतलब लिंकेज आइसोमर भी पॉसिबल नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल नहीं है अंदर तो हाइड्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। डबल कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। अब ज्योमेट्रिकल के लिए सिस और ट्रांस बनाने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 2 लीगेंड ऐसे या एक जैसे, या 3 लीगेंड एक जैसे, डिफरेंस होना चाहिए। सारे लीगेंड सेम हो जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होता। अब इसमें 3 बाइडेंटेट लीगेंड है तो एक ही आइसोमेरिज्म बचता है, कौन सा? ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेर बनेगा इसके अंदर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्टिकल। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ कैसे। यह एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन भी है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा इसके अंदर। ठीक है, बाय द वे इसका दूसरा आइसोमर अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? ऊपर वाले का कोबाल्ट NH3 होल 5 एज इट इज रहेगा। ये जो NO2 है इसको क्या लिख दोगे आप? ONO लिख दोगे। ठीक है, NH3 को बेटा ONO लिख दोगे और बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसका पहला और ये दूसरा आइसोमर। दिस इज हाउ यू मेक आइसोमर। अब इसके वो देखो जरा, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनाएंगे। तो कोबाल्ट बनाया, उस पर क्या लगे हुए हैं? 3 EN लगे हुए हैं। 3 EN कैसे लगाते हैं? एक EN ये लगा दिया आपने, दूसरा और तीसरा। अब ये बनाया, इस पे चार्ज कुछ दे रखा है? नहीं। अच्छा, चार्ज की जगह इस पे Cl3 दे रखा है। अब ये Cl3 हटा दोगे तो यहाँ पे 3+ आ जाएगा ना, तो आप इसको 3+ ऐसे लगा के भी दिखा सकते हो। अब आपको इसका वो बनाना है ऑप्टिकल आइसोमर, तो आप इसके बीच में मिरर बनाएंगे ऐसे, फिर इसको 180 डिग्री फ्लिप करके दिखा देंगे। फ्लिप करने का मतलब कि EN जो राइट साइड पे आ रहा था ये वाला, ये लेफ्ट पे बना देंगे और ये दोनों राइट पे आ। ठीक है, और ये आपका 3+ चार्ज आ जाए। एक के नीचे लिखोगे डेक्स्ट्रो और दूसरे के नीचे लिखोगे लीवो। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्टिकल आइसोमर बना दोगे। तो याद रखना ये बाइडेंटेट हो सकता है, कोबाल्ट के साथ 3 ऑक्सिलेट तुमको लगा कर दे दें। अगर कोबाल्ट के साथ 3 EN की जगह क्या लगा के दे दें? 3 ऑक्सिलेट लगा के दे दें, तब भी यही करना पड़ेगा आपको। बेसिकली 3 बाइडेंटेट लिगेंड अगर लगे हुए हैं तो आपके ऑप्टिकल आइसोमर ही बनते हैं और कुछ नहीं बनता। अगर मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स है, कोई से भी 3 बाइडेंटेट लिगेंड अगर एक साथ लगा दिए तो आपका सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर बनता है और कोई आइसोमर नहीं बनता। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको पैसेज दिया हुआ है। पैसेज जनरली बेकार होता है, पढ़ने की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती है, इसके बिना ही आंसर मिल जाते हैं। बहुत रेयर केस में आपको पैसेज पढ़ना पड़ता है। तो आप सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर लगेगा कि पैसेज में आंसर है तो पैसेज पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की आप डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो द एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स कॉल्ड T2g and EG when there is a effect of there is a when there are ligands when the metal forms a complex with certain ligands, तो उसको आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन आप देख लेना, ये मुझे डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी मिल जाएगी। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जब दो सेट्स ऑफ लिगेंड में डिवाइड हो जाता है तो उसके एनर्जी गैप जो होता है उन दो सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल में जब डिवाइड हो जाता है, डी ऑर्बिटल किसकी वजह से? लिगेंड्स की वजह से। उन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप होता है T2g और EG के बीच में, उसे बोलते हैं आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। गिव रीजन फॉर वायलेट कलर ऑफ द टाइटेनियम H2O होल 6 3+ ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो टाइटेनियम 2+ दे रखा है आपको। टाइटेनियम जो है आपका 22 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए चैप्टर के लिए, अगर नहीं है तो कर लो भाई। टाइटेनियम बेटा 22 एटॉमिक नंबर होता है और
इसके ऊपर लगा हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे क्या आएगा भाई, देखो ज़रा ध्यान से, एक्स और H2O की वैलेंसी 0 होती है, ऊपर इक्वल टू 3 है तो 3+ आ गया। टाइटेनियम पे 3+ चार्ज है, 22 एटॉमिक नंबर है तो 4s2 3d2 था ये। 3 लूज हो गया तो क्या बन गया, 4s0 बन गया, और 3d क्या बन गया, 3d बन गया 1। तो हमारे पास डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है। अब स्प्लिटिंग जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है H2O, उसकी वजह से कम ही होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग कम है, स्मॉल CFSE है, तो स्मॉल डेल्टा ओ है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, 6 लिगेंड है, आप देखोगे ध्यान से, और एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर स्मॉल डेल्टा ओ है, स्मॉल डेल्टा ओ है, तो इसका मतलब एनर्जी जो गैप है वो कम है। एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो लॉन्ग वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, इसी वजह से रिलेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ एमिट हो रही है, इसी वजह से वायलेट कलर आ रहा है। ठीक है, कलर व्हील अगर आपने पढ़ा है तो कलर व्हील में आप देखोगे विबग्योर लिखते हैं हम, इसके अंदर इंडिगो स्किप कर देते हैं, VBGYOR। ठीक है, अब यहाँ देखो स्मॉल एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप अगर स्मॉल होगा तो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो रही है वो लार्ज होगी, तो लार्जर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही होगी ऑरेंज येलो के बीच में। रेड नहीं हो रही होगी, अगर रेड हो रही होती तो कॉम्प्लेक्स जो है ऑपोजिट ग्रीन दिखता। ठीक है, तो ऑरेंज या येलो कॉम्प्लेक्स के, ऑरेंज या येलो के बीच में जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही होगी, इसीलिए आपका कॉम्प्लेक्स इसके ऑपोजिट क्या आ रहा है, वाइट, वायलेट, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ठीक है, तो आप लिखोगे ड्यू टू द वीक फील्ड लिगेंड H2O, द स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज स्मॉल, so the energy absorbed in exciting the electron from T to G to EG is also small, resulting in shorter wavelength emission, emission of shorter wavelength. तो large wavelength will be absorbed। देखो इसका आंसर आप सीक्वेंस में ऐसे लिख सकते हो इस तरीके से, H2O is a weak field ligand, WFL लिख दिया। इसे फ्लो चार्ट में लिख देना आंसर को, बहुत आराम से मार्क्स मिलेंगे। H2O is a weak field ligand, तो स्मॉल डेल्टा ओ है इसकी वजह से, स्मॉल डेल्टा ओ है, और स्मॉल डेल्टा होने की वजह से स्मॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T टू G टू EG। ठीक है, स्मॉल एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब लार्ज वेवलेंथ विल बी एब्जॉर्ब, लार्ज लैम्डा विल बी एब्जॉर्ब। लार्ज नहीं लिखना चाहिए, करेक्ट वर्ड होगा लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ विल बी एब्जॉर्ब्ड। लॉन्ग वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी तो शॉर्ट वेवलेंथ विल बी एमिटेड। कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ विल बी एमिटेड, रिजल्टिंग इन वायलेट कलर, रिजल्टिंग इन वायलेट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे फ्लो चार्ट की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है CrNH3 होल 6 3+ इज पैरामैग्नेटिक वाइल NiCN4 2- इज डायमैग्नेटिक, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, इसका रीजन देना है आपको। तो NiNH3 होल 6 3+ क्या है, पैरामैग्नेटिक है, क्रोमियम। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ये X, अमाइन 0 होता है, Cr3+ है। इसका आंसर मैं आपको ऐसे यहीं पे ही बता देता हूँ, 2 मिनट में, देखिए ज़रा। सी का आंसर कर रहे हैं। क्रोमियम पे 3+ चार्ज है, 24 एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6 3d4 या 4s1 3d5। 3 लूज हो गया तो 4s0 हो गया और 3d3 हो गया। ठीक है, Cr3+ में 4s0 हो गया और 3d3 हो गया। अगर d3 है हमारे पास और लीगेंड NH3 होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, d3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो या वीक फील्ड लीगेंड हो डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे पास डी में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है 3d में। इसके बाद हमारे पास 4s भी खाली है, 4p भी खाली है। अब हाइब्रिडाइजेशन आप देखो क्या होगी इसके अंदर,
इसके अंदर यही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की कराने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दो ऑर्बिटल खाली है। तो इसका मतलब इसी में आके लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ये वाले जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये आपने रफ में कर लिया या फेयर में भी करके दिखा दिया, इसके अंदर रीजन क्या लिखा, ठीक है। देर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल which will not which is not needed to be paired even though NH3 is a strong field ligand. Therefore, the complex will be paramagnetic. There are 3 unpaired electron in d orbital, and there are still empty two d orbitals are empty. Still 2 d orbitals are empty. So there is no need of pairing of electrons. इसीलिए कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इसको आप आर्टिकुलेट करके अपने वर्ड्स में लिख दो, ठीक है। जो मैंने बोला वही लिख दो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ सॉर्ट ऑफ, आप चाहो तो उसे नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। आप क्या लिखोगे आंसर, ये आपने ट्राई करा और ये लिख दिया आपने सामने। उसके बाद आप लिखोगे देयर आर 3 unpaired electrons in the d orbital which are not needed to be paired by the strong field ligand because the 2 d orbitals are available for hybridization. Therefore, the complex will be paramagnetic. अब यही चीज अगर NiCN के अंदर ट्राई करें, NiCN4 का मैं यहीं पे लिख देता हूँ। निकल के ऊपर बेटा कितना चार्ज आ रहा है, देखो 2 प्लस आएगा, कैसे, x इसको मान लिया, ये है -4 हो जाएगा Cn माइनस का इक्वल टू -2, तो निकल पे चार्ज आ जाएगा 2 प्लस। अब 28 एटॉमिक नंबर होता है 4s2 3d8, तो बन जाएगा 4s0 3d8। डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर डी में है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन आपके डी ऑर्बिटल में हो गए। अब आप देख रहे हो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4s खाली है और इसके बाद 4p भी खाली है, ठीक है। नाउ Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए, टोटल 4 Cn है यहाँ पे, तो मैं इसको उठा के पेयर करा सकता हूँ ताकि मुझे अंदर वाला एक खाली d ऑर्बिटल मिल जाए और मेरी हाइब्रिडाइजेशन हो जाए dsp2, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि इन केस ऑफ NiCN4 Cn will cause the pairing of electrons in the d orbital. As a result, there will be all paired electrons resulting in a diamagnetic complex, ठीक है। Cn एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा क्योंकि उसे एक d ऑर्बिटल एम्प्टी मिल जाएगा, जिससे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो पाएगी, dsp2, ठीक है। इस केस के अंदर NH3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन वो पेयरिंग क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, उसे 2 d ऑर्बिटल चाहिए थे अंदर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 करने के लिए, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं 2 d ऑर्बिटल खाली, तो पेयरिंग कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी, सो देयर इज नो नीड ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द even the strong field ligand NH3 will not cause any pairing, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन व्हाई FeCN whole 6 3 minus is an inner orbital complex whereas H2 FeH2O whole 6 is an outer orbital complex, ठीक है। तो इसका आंसर हमें इसमें वैसे ही दिखाई दे रहा है। हम इसके अंदर देखेंगे कि Cn is a strong field ligand, it will cause pairing of electron in the d orbital resulting in inner orbital complex, whereas H2O is a weak field ligand which will not cause pairing of electron in the d orbital resulting in outer orbital complex। तो वन वर्ड आंसर आप लिख सकते हैं, आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन देख भी सकते हो। Fe का x मान के ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे -6 इक्वल टू -3, तो हमारा Fe3 प्लस आयन आ रहा है। Fe होता है 26, 4s2 3d6, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4s0 और 3d5। डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और एस में क्या है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, एस खाली है, पी भी खाली है, इसके आगे डी भी खाली है, ठीक है, 4d भी खाली है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, जो कि है इसमें, किसमें, FeCN होल 6 में, तो वो पेयरिंग करा देगा इलेक्ट्रॉन की, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। इलेक्ट्रॉन 5 में से 4 पेयर करा देगा, 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। और जो H2O है वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। तो Cn से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा D2sp3 और H2O से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा sp3d2। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के पता लग जाएगा, उसके बिना भी पता लग रहा है वैसे इसके अंदर आंसर। तो आप क्या लिखोगे, 1 लाइन आंसर लिखना है इसका आपको सिंपली, क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क का 2 मार्क्स का है एक्चुअली, तो आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लिखोगे देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल,
थोड़ा, क्योंकि मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाना, फिर लिखना देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल, cyanide being a weak field ligand can cause pairing of electrons resulting in D2sp3 hybridization, which is an inner orbital complex, whereas FeH2O whole 6, H2O being a weak field ligand cannot cause pairing of electrons in the d orbital resulting in sp3d2 hybridization and thus outer orbital complex. जो मैंने बोला इसी को रिपीट करो वीडियो को पीछे जाके और नोट करो आंसर किस तरीके से लिखना होता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे ही बना के आओगे तो कूड़ा बना के आओगे, मोस्ट ऑफ यू। कुछ लोग अच्छे से लिख भी लेते हैं लेकिन ढंग से नहीं लिखते मैक्सिमम लोग, उसी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना है आंसर किस तरीके से लिखना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो बोला उसको वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो और देखो और नोट्स बनाओ। देखो भाई नेक्स्ट, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। How is the crystal field splitting energy of octahedral complex related to that of tetrahedral complex? सिंपल रिलेशन याद कर लो, octahedral complex की splitting energy tetrahedral से कैसे रिलेटेड है? डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल की एनर्जी octahedral का 4/9 टाइम्स होती है। ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पे न्यूमेरिकल भी आया था पिछले साल, ठीक है? मतलब इससे इसके शायद उसमें आया था, जो पिछले साल का सैम्पल पेपर था ना सीबीएसई का, उसमें था। तो डेल्टा टी इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, याद कर लो ये, ठीक है? टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल का 4/9 टाइम्स होती है, बस ये रिलेशनशिप लिखना है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, इसका नाम लिखना है भाई। नाम लिखने के लिए क्या, अगर कॉम्प्लेक्स पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा फिर काउंटर आयन का। अब देखो जरा ध्यान से, कॉम्प्लेक्स में पहले लीगेंड का नाम आता है, 2 लीगेंड है क्लोराइड, क्या आएगा सबसे पहले? डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो आ गया लीगेंड का नाम। फिर आता है इथेन 1,2 डायमाइन, लेकिन 2 बार है तो इसको डाई नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बिस आ जाएगा, बिस। ब्रैकेट में लिखते हैं इथेन 1,2 डायमाइन, बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन, डाईअमाइन, अमाइन, ठीक है? तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा। कॉम्प्लेक्स में अभी प्लैटिनम का नाम बचा है, तो प्लैटिनम लिखेंगे, प्लैटिनेट नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है? कैटायोनिक। कॉम्प्लेक्स पहले है, काउंटर आयन बाद में, कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक है तो प्लैटिनम ही आएगा, ठीक है? प्लैटिनम, प्लैटिनम ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे नाइट्रेट, काउंटर आयन का नाम नाइट्रेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालते हैं, नाइट्रेट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या, प्लैटिनम को मान लिया x, क्लोराइड पे चार्ज होता है -1 इंटू 2, क्लोराइड है तो -2, En पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0, और नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1 इंटू 2, ये भी क्या बन गया? -2 इक्वल टू 0। +2 -2 मिला के बन गया क्या? -4, इधर जाके बन गया +4। तो जो चार्ज आ रहा है प्लैटिनम पे वो +4 आ रहा है, तो आप रोमन नंबर्स में 4 लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है? दिस इज द नेम। उसके बाद बोला है राइट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री बतानी है यानी इसका शेप बताना है, और मैग्नेटिक बिहेवियर बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, NiCO होल 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका 0 आ रहा है क्योंकि CO पे कोई चार्ज नहीं होता और ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। अब निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 4s2 4s2 3d8। अब इसको अगर बना लोगे तुम 4s2 3d8 अगर बना लोगे तो इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 ये रहे। अब CO कैसा लीगेंड है भाई? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये करा देगा पेयर, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये करा देगा पेयर, और ये वाले 2 जो हैं उसको अंदर ले आएगा यहाँ पे जब ये खाली ऑर्बिटल होगा। तो तुम्हारे पास 4p तो खाली अवेलेबल था ही, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? ये पेयर हो गया इसके साथ और ये वाले 2 यहाँ अंदर आ गए, तो इवेंचुअली जो वेकेंट ऑर्बिटल बने वो कौन से बने? 4s और 4p। तो हाइब्रिडाइजेशन आई sp3। sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री आप लिखोगे टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है,
ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। इसमें ना सॉल्व करने के कोई मार्क्स नहीं है, 2 नंबर का मेरे ख्याल से 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर तुम्हें NiCO4 याद हो बाई चांस एग्जाम्पल से तो डायरेक्ट ही लिख देना, NiCO4 टेट्राहेड्रल होता है और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर याद हो तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, सोल्यूशन के इसमें कोई मार्क्स नहीं होंगे। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, आइसोमेरिज्म पे देख रहे हो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया बेटा, क्या बताया था, डबल कॉम्प्लेक्स जहां पे भी हो बना हुआ है डबल कॉम्प्लेक्स, डबल कॉम्प्लेक्स में एक ही चीज होती है, कौन सा आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो इसका 1 नंबर का आंसर लिखना है आपको, बस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। जब भी डबल कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कैटायन भी कॉम्प्लेक्स एनायन भी कॉम्प्लेक्स, तो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है, लीगेंड अपनी पोजीशन एक्सचेंज वो कर लेते हैं, पोजीशन एक्सचेंज, NH3 जो है क्रोमियम के साथ आ जाएंगे, साइनाइड जो है वो कोबाल्ट के साथ आ जाएंगे, इस तरीके से आपके आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतना हमें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट ये है क्वेश्चन आपका फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इफ डेल्टा O इज लेस देन P। डेल्टा O इज लेस देन P का मतलब है स्प्लिटिंग कम है, डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, D में 4 इलेक्ट्रॉन है, D4 दे रखा है आपको, यहीं पे करके दिखाता हूँ आपको, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। D4 और बोला है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, कहाँ लिखा हुआ है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 आयन इफ डेल्टा O इज लेस देन P इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाई स्पिन और लो स्पिन, यही बताना है। अच्छा डेल्टा O लिखा हुआ है तो उससे ही पता लग रहा है, O को देख के पता लग रहा है कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है कि T2G नीचे आता है, 3 ऑर्बिटल नीचे आते हैं, और EG जो है वो ऊपर आता है, 2 ऑर्बिटल, T2G नीचे EG ऊपर। और बोल रहा है डेल्टा O इज लेस देन P, यानी स्मॉल गैप है, डेल्टा O स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल डेल्टा ओ, गैप कम है, गैप कम है तो यानी जंप करना आसान है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे D4 तो कैसे भरेंगे भाई, 1 2 3, और क्योंकि जंप करना आसान है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आंसर क्या हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई तुम्हारी, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए, T2G में 4 और EG में 1, ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगला चीज पूछी है कोऑर्डिनेशन अमाउंट, इज इट अ हाई स्पिन और लो स्पिन, तो आंसर हो गया बेटा हाई स्पिन। ठीक है, आंसर हाई स्पिन कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहते तो कौन सा होता, लो स्पिन, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है अगला सवाल तुमसे पूछा है कि आउट ऑफ CONH3 होल 6 3 प्लस एंड CONH3 4 होल 4 एंड Cl2 विच कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक मतलब होता है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगेंड्स या 2 और मोर टाइप्स ऑफ लीगेंड्स, तो जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लीगेंड्स प्रेजेंट हो कॉम्प्लेक्स में उसे कहते हैं हेट्रोलेप्टिक। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, सारे लीगेंड हैं, सॉरी NH3 है सारे के सारे, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये क्या हो गया, ये हेट्रोलेप्टिक हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 NH3 हैं और 2 Cl2 हैं। क्लियर है, इसे कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं हेट्रोलेप्टिक, जिसके अंदर एक ही टाइप के लीगेंड है होमोलेप्टिक, जिसमें मल्टीपल टाइप्स के लीगेंड्स हैं हेट्रोलेप्टिक। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ PtCl2En2, अभी हमने देखा था, ये थोड़ी देर पहले करा था, मैंने बताया था आपको कि 2 यूनिडेंटेड और 2 बाइडेंटेड लीगेंड हो तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनते हैं सिस और ट्रांस, और उसमें जो सिस होता है उसका ऑप्टिकल आइसोमर बनता है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल पूछा ही नहीं है, कौन सा पूछा है, सिर्फ आपसे पूछा है सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर किसका बनेगा, इसका सिस वाला आइसोमर बनाओगे और उसका ऑप्टिकल बनाओगे। तो देखो बना के दिखा देते हैं, प्लैटिनम है, 6 टोटल बॉन्ड है, क्योंकि 2 Cl लगाए हैं और 2 En लगाए हैं। ठीक है, तो 2 Cl लगाने हैं, सिस बनाना है आपको, तो सिस कैसे बनाएंगे देखिए, 1 मिनट। 2 Cl ऐसे बराबर बराबर में लगा दिया आपने, ये हो गया सिस, और 2 En लगा दिया ऐसे करके।
तो ये आपका सिस आइसोमर बन गया, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है +2, तो वो ऐसे करके +2 लगा देंगे। अब ये हो गया मान लो डेक्स्ट्रो, कोई सा भी डेक्स्ट्रो हो सकता है, कोई सा भी लीवो, क्योंकि ये हमें थियोरेटिकली पता नहीं लगता कि डेक्स्ट्रो क्या होता है, लीवो क्या होता है। ये लाइन खींच दिया आपने, इसको बांध दिया मिरर लाइन को, ठीक है, लिख दोगे तो बेटर होगा कि ये मिरर है। और फिर उसके बाद इसको ऑप्टिकली रोटेट, यानी इसका 180 डिग्री रोटेशन किया, और उसके बाद यहाँ बना प्लैटिनम। ठीक है जी, तो इसके अंदर Cl अब इधर की तरफ लगाया था, अब इधर लगा दोगे Cl Cl, और En जो है वो ऐसे, और 2+ चार्ज जो था वो ये आ गया। तो ये बन गया आपका लीवो, डेक्स्ट्रो बना ही दिया था, लीवो भी। ठीक है, दिस इज हाउ यू मेक ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है जी, तो आई होप ये क्लियर है कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ आपको दे रखे हैं, 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें से 5 करने हैं। हम तो सारे ही करेंगे, सारे 1 1 मार्क के हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला ही था कि अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिवीजन होगी, 5 डिफरेंट पार्ट्स होंगे, 5 मार्कर बेसिकली होगा। ठीक है, तो बेटा इसमें ध्यान रखना करते वक्त कि पढ़ लेना क्वेश्चन को ध्यान से। अटेम्प्ट एनी 5, कई बच्चे जल्दी जल्दी में पूरे 7 पार्ट्स कर देते हैं। अब होता क्या है उस केस में कि शुरू के 5 पार्ट चेक करेगा टीचर और बाकी के 2 नहीं करेगा। अगर मान लो शुरू के 5 में तुम्हारे से गलती हो गई, तो ऐसा नहीं है कि बाद के पार्ट में मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा पार्ट अटेम्प्ट कर दिया तो शुरू के जो 5 है वो चेक होंगे, चाहे उसमें सही पार्ट सही लिखा हो आपने या गलत लिखा हो। ये नहीं होगा कि आपने शुरू के 5 में 2 गलत कर दिए लेकिन लास्ट 6th और 7th भी लिख दिया वो सही है, तो वो चेक ही नहीं होगा लॉजिकली। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। बहुत बार ऐसा होता है अगर 7 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, 5 ही करने होते हैं उसके अंदर से। ठीक है, तो देखिए राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम, सबसे पहले लीगेंड्स का नाम आता है बेटा। सबसे पहला लीगेंड है वाटर, एक ही बार है तो नाम की शुरुआत होगी एक्वा से। वाटर का नाम क्या होता है? एक्वा। फिर उसके बाद है साइनाइड, साइनाइड को बोलते हैं सायानाइडो। तो एक्वा एंड सायानाइडो आ गया, एक्वा सायानाइडो। सायानाइडो के बाद है ईएन 2 बार, ठीक है, तो बिस इथेन 1,2 डायमाइन, बिस ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, और इसके बाद डाई अमाइन ब्रैकेट क्लोज। सेंट्रल एटम का नाम कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है? पॉजिटिव। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स में नाम सेम रहता है सेंट्रल एटम का। अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या आ जाता? कोबाल्टेट। अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे कोबाल्ट के नाम को हम कोबाल्टेट लिखते। फिलहाल कोबाल्ट ही लिखेंगे, जगह थोड़ी कम है बेटा तो नीचे लिख रहा हूँ कोबाल्ट। ठीक है, बिना स्पेस के कॉन्टिन्यूएशन में नाम आता है, और उसके बाद ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? तो यहाँ देखो, इसको मान लिया x, वाटर पे 0 चार्ज होता है, साइनाइड पे -1 होता है, इस पे भी 0 होता है, और ओवरऑल चार्ज +2 दे रखा है इक्वल टू में। तो x - 1 इक्वल टू +2, ये है क्या बन के निकलेगा? +3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3, रोमन नंबर्स में आपने लिख दिया। तो नाम पूरा एक ही लाइन में लिखेंगे, ये लाइन चेंज नहीं होगी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने कर दिया। एक्वा साइनाइडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3, ये आईयूपीएसी नेम आ गया। इसके बाद वाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल एटम। तो याद रखो 2 डिफरेंट टाइप्स के हो या 3 डिफरेंट टाइप्स के हो या 4 डिफरेंट टाइप्स के हो, डजेंट मैटर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ मेटल ले लिया आपने, 4 लीगेंड लगा दिए टेट्राहेड्रल शेप में, सारे लीगेंड्स का जो एंगल होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो सेम होता है बेटा। ये 4 लीगेंड आपने लगा दिए, ऑल द एंगल्स इन दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री इज 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सारे ऑल द एंगल्स आर सेम, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। ठीक है, ऑल ऑफ द एंगल्स आर सेम 109.5 डिग्री। तो बेसिकली सारे एंगल्स अगर सेम है तो हम ये कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ लीगेंड्स with respect to each other is same in case of tetrahedral complexes, therefore they do not exhibit geometrical isomerism। दोबारा से सुन लो क्या लिखना है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, नोट डाउन करो जो मैं बोल रहा हूँ। क्या लिखना है आपको? टेट्राहेड्रल
compounds या या coordination compounds with tetrahedral geometry do not exhibit geometrical isomerism because the relative position of ligands is same with respect to each other. ठीक है, ये आप आंसर लिखोगे. वीडियो को रिवाइंड कर लो और नोट डाउन कर लो आंसर कैसे लिखना है. सही है. नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्स आयन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. CFSC यानी डेल्टा ओ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. तो आपको सिंपल सा लॉजिक पता है, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है. एक ट्रिक है लीगेंड की फील्ड याद करने की, सी नॉक्स. सी नॉक्स का मतलब है कार्बन डोनर लीगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, नाइट्रोजन डोनर उससे वीक होते हैं, ऑक्सीजन डोनर उससे वीक होते हैं और हैलोजन डोनर उससे वीक होते हैं. तो जिस लीगेंड में कार्बन डोनर एटम होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा. नाइट्रोजन डोनर वाला उससे थोड़ा वीक होगा, ऑक्सीजन डोनर और वीक होगा और हैलोजन डोनर सबसे वीक होगा. तो यहाँ देखो आपके पास N है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन डोनर है. ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, हैलोजन डोनर है, और यहाँ साइनाइड में C से बॉन्ड बन रहा है, साइनाइड. तो ये कार्बन डोनर है. सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड ये वाला है, उससे वीक नाइट्रोजन डोनर वाला है NH3 वाला, और सबसे वीक फ्लोरीन वाला है. तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा, ऑर्डर हो गया सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग नंबर 1 स्प्लिटिंग ये करेगा, नंबर 2 ये करेगा, और नंबर 3 सबसे कम स्प्लिटिंग ये करेगा. कौन से ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से क्या आंसर हो गया, सबसे कम स्प्लिटिंग वाला ये COF6 3- ये आ गया सबसे पहले. इससे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी 2 नंबर NH3, कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट NH3 होल 6 3+, ये आ गया. इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी साइनाइड में, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, साइनाइड. COCN होल 6 3-. ठीक है भाई. तो ये ऑर्डर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग. ठीक है. रीजन वीजन कुछ नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क का है, आपको सिर्फ ऑर्डर पूछा है. अगला है राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4. हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है कॉम्प्लेक्स का ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बेटा अभी किया है, पिछले पेज पे एक क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, पिछले नहीं सॉरी लास्ट टू लास्ट पे किया है हमने. ये रहा NiCO4 का राइट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर. तो ज्योमेट्री लिखी थी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं थी, हाइब्रिडाइजेशन भी निकल गई थी हमारी इसके अंदर ही. NiCO4 की देखो क्या था NiCO4 में, NiCO4 ये मिट गया समहाउ. चलो करके दिखा देता हूँ एक बार और, कोई बात नहीं. लेट्स डू इट अगेन. NiCO4 में बेटा NiCO4 में निकल पे कोई चार्ज नहीं है. निकल यहाँ पे सिंगल एटम की फॉर्म में है. ठीक है. 28 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 4s2 3d8. डी में 8 इलेक्ट्रॉन है. 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड है. 4s में 2 है, इस 4s को मैं यहाँ लिख देता हूँ मूव करके थोड़ा सा. 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p पूरा खाली है. ठीक है. अब CO4 है क्योंकि, तो मुझे 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए. CO4 4 लीगेंड है, ध्यान से देखो, तो मुझे कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, मुझे 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए सिर्फ. तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल, और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होने की वजह से CO ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रहे दिख रहे हैं इनको पेयर करा देगा, उससे एक एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट होगा. लेकिन इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाएंगे. ठीक है. तो ये 2 अनपेयर्ड वाले को ये पेयर करा देगा, और ये जब खाली होगा तो इसके अंदर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे. ठीक है. इसको ठीक से थोड़ा सा बना देता हूँ. ये 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा. ठीक है जी. नाउ ये जब इसमें आ जाएंगे, कौन से ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, 4s खाली हो जाएगा और 4p के 3. मुझे 4 ही तो ऑर्बिटल चाहिए, 1s और 3p, 1s और 3p, ये 4 ऑर्बिटल मुझे खाली मिल जाएंगे. क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारी हो जाएगी क्या, sp3. ठीक है. यही पूछा है तुमसे, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. ठीक है. एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो गया, डायामैग्नेटिक. डाया. ठीक है भाई. हाइब्रिडाइजेशन हो गई बेटा sp3, और मैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया क्या, डायामैग्नेटिक. ठीक है.
sp3 एंड डायामैग्नेट। चलो नेक्स्ट देखो पार्ट खैर। आउट ऑफ COF6 एंड COC2O4 होल थ्राइस विच वन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। अच्छा जी, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखो बहुत बढ़िया चीज ये है, इन क्वेश्चन में हमने ऑलमोस्ट चैप्टर का हर एक टॉपिक कवर कर लिया है अभी तक। तो स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ गया। मोर स्टेबल होने के लिए याद रखो, चिलेशन, चिलेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। जितनी बढ़िया चिलेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। चिलेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जरा देखिए, चिलेशन किस में होती है, जब बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड यही है C2O4, इसमें है नहीं बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड भी यही है। स्ट्रॉन्ग, एक तो पहले देखो चिलेशन, अगर बाई चांस चिलेशन ना हो, दोनों यूनिडेंटेड लिगेंड लगे हुए हो, तो आप देख लो कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो C2O4 दोनों एस्पेक्ट में बेटर है। ये चिलेशन भी करेगा क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड है, रिंग भी बनाएगा, और ये स्ट्रॉन्गर भी है फ्लोराइड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसी वजह से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है आपका, ये वाला, सेकंड वाला। ठीक है, रीजन अगर पूछा जाए, वैसे तो रीजन पूछा है इसके अंदर विच इज मोर स्टेबल, नहीं रीजन नहीं पूछा, तो रीजन क्या, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप सिंपली आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका आंसर, देयरफॉर योर आंसर बिकम्स COC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस इज मोर। ठीक है ना, द ये चिलेशन इंक्रीज स्टेबिलिटी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं है कि क्यों ज्यादा स्टेबल है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, हाई स्पिन का मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, तो ये भी अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हो, ये बनाएगा। क्यों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब अंदर पेयरिंग नहीं होगी। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करा देगा, ये पेयरिंग करा देगा। ठीक है, ये पेयरिंग कराएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेयरिंग करा देगा तो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, यानी लो स्पिन, और ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, अंदर भरा रहेगा, तो बाहर वाले ऑर्बिटल यूज होंगे। बाहर वाले ऑर्बिटल मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया COF6 3 माइनस। ठीक है चलो नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम्बीडेंटेट लिगेंड एंड अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो बोथ एम्बीडेंटेट एंड बाइडेंटेट लिगेंड में दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन एम्बीडेंटेट लिगेंड यूजेस ओनली वन ऑफ द टू डोनर एटम्स एट अ टाइम। बाइडेंटेट लिगेंड में भी दो डोनर एटम है, जैसे साइनाइड बाइडेंटेट लिगेंड है, C से भी बॉन्ड बना सकता है और N से भी बॉन्ड बना सकता है, बट ये दोनों से एक साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। या तो C से बॉन्ड बनाएगा या N से, दोनों से एट अ टाइम सेम एक ही टाइम पे बॉन्ड नहीं बनाएगा। बाइडेंटेट लिगेंड जैसे CO माइनस ऑक्सिलेट है, CO माइनस CO माइनस, दो डोनर एटम है, दो ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम है, और दोनों से एक ही टाइम पे बॉन्ड बनाएगा एक साथ। ठीक है, तो फर्क यही है, एम्बीडेंटेड लिगेंड में भी दो डोनर एटम होते हैं, बट इट यूजेस ओनली वन ऑफ द एटम्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट अ टाइम, whereas bidentate ligand also has two donor atom and it uses both the atoms at the same time to form two coordinate bonds with the central atom। जो मैं बोल रहा हूं दोबारा से बोल रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ambidentate ligands have two donor atoms, but they use only one of the donor atoms at a time to form a single bond with coordinate central atom. ठीक है, to form a single bond with central atom. Whereas bidentate ligand also has two donor atom, but it uses both the donor atoms at the same time to form two coordinate bonds with the central atom. दैट इज हाउ यू विल राइट द आंसर। और अगर आपके पास इससे बेटर कोई डेफिनेशन है लिखने की, लेकिन प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए, वो लिख कर आएंगे आप। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आ गया, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG। ठीक है, D5 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दोनों केस में, जब डेल्टा O ज्यादा है और जब डेल्टा O कम है। ठीक है, तो डेल्टा O ज्यादा है मतलब गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है बेटा, तो D5 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी जरा देखिए। तो D5 की कॉन्फ़िगरेशन जब गैप ज्यादा है, जब लार्ज गैप है, ठीक है,
लार्ज डेल्टा ओ है, जैसे पहला वाला केस में डेल्टा ओ क्या है बेटा, लार्ज है। तो इस केस में D5 की कॉन्फ़िगरेशन, लार्ज गैप का मतलब 1 2 3, गैप लार्ज है तो ऊपर जा नहीं सकता, 4 5, यानी पांचों के पांचों किस में आ गए, T2G में, और EG में कुछ नहीं गया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई T2G5 और EG0 इस केस में, जब गैप लार्ज है। अब स्मॉल गैप होगा तो क्या होगा, इसी गैप को अगर मैं स्मॉल अज्यूम कर लूँ, इसी गैप को बेटा अगर मैं स्मॉल गैप अज्यूम कर लूँ यहाँ पे, ये स्मॉल गैप है मान लीजिए, स्मॉल डेल्टा ओ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 1 2 3, क्योंकि गैप कम है तो 4 5, यानी T2G में 3 और EG में, ठीक है। तो पहले का आंसर ये हो गया T2G5 EG0, और दूसरे का आंसर ये हो गया T2G3 EG2, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, D5 कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होता है। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं, ये नोट कर लो। हाँ जी, तो देखते हैं नेक्स्ट। अगला ये एमसीक्यू आ गया भाई। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलो, अच्छा एमसीक्यू नहीं है सॉरी, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इन सबके IUPAC नेम लिखने हैं, 4 कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है। एनी 3, 3 करना है इसमें से, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो CO पहला वाला देखते हैं, CONH3 होल 4 Cl NO2। सबसे पहले किसका नाम आता है, लीगेंड्स का। कॉम्प्लेक्स है पहले, कॉम्प्लेक्स में पहले लीगेंड का नाम आता है, तो अमाइन है 4 बार, नाम की शुरुआत होगी, फर्स्ट वाला ए पार्ट कर रहे हैं, टेट्रा अमाइन। टेट्रा का ए और अमाइन का ए दोनों आते हैं, और याद रखना अमाइन में डबल एम आता है NH3 वाले में, टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्लोराइड को लिखते हैं क्या, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है। फिर NO2 है, और ONO नहीं है, NO2 है, तो NO2 को बोलते हैं नाइट्राइटो N, तो नाइट्राइटो N लगाएंगे डैश लगा के, ठीक है। फिर उसके बाद है कोबाल्ट, कॉम्प्लेक्स एनायोन कैटायोनिक है, पहले आ रहा है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट। इसके बाद इसकी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा पैरेंथेसिस में, ठीक है। फिर काउंटर आयन आएगा क्लोराइड, तो काउंटर आयन लिख देते हैं क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, क्या आ रहा है देखो जरा, एक्स मान लिया इसको, अमाइन पे कोई चार्ज नहीं होता तो 0, क्लोराइड पे -1 होता है, नाइट्राइट पे भी -1 होता है, इस क्लोराइड पे भी -1 होता है, तो सबको ऐड करके इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, एक्स टोटल मिला के -3 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, +3 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। बी पार्ट देखो जरा, बी पार्ट में NiNH3 होल 6 Cl2, तो बहुत सिंपल है, हेक्सा अमाइन, 6 बार अमाइन है तो क्या, हेक्सा अमाइन। फिर से वही डबल ए आएगा, डबल एन आएगा, हेक्सा अमाइन। फिर निकल, NiCKEL, निकल, ठीक है। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर और काउंटर आयन है क्लोराइड, ठीक है। डाई क्लोराइड मत लिख देना, डाई ट्राई टेट्रा तब लगाते हैं किसी के अंदर भी जब वो लीगेंड होता है, जब काउंटर आयन होता है तब नहीं, काउंटर आयन एज इट इज लिखे जाते हैं, ठीक है। क्लोराइड, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, एक्स से मान लिया, ये 0 है, क्लोराइड होता है -2 इक्वल टू ओवरऑल 0, तो कितना आ जाएगा, x -2 इक्वल टू 0, +2 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। सी पार्ट देखिए, सबसे पहले इसमें दे दिया पोटाशियम, ठीक है, काउंटर आयन पहले है तो उसका नाम पहले आ जाएगा पोटाशियम, ठीक है। अब स्पेस देकर इसका कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले लिखते हैं इसका नाम लीगेंड का, कितने ऑक्सिलेटो हैं, 3, तो आएगा ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है। फिर क्रोमियम लगा हुआ है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एनायोनिक है, कैटायन देखो काउंटर आयन है, क्योंकि पोटेशियम लगा है और बाद में ये है कॉम्प्लेक्स एनायोनिक है, तो क्रोमियम नहीं आएगा, क्या आएगा, क्रोमेट आएगा, क्रोमेट, ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट। ब्रैकेट में मेटल लिखते ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, पोटेशियम +1 होता है, 3 पोटेशियम है तो बन गए +3। क्रोमियम को निकालना है, एक्स मान लिया, ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज होता है बेटा, तो -2 × 3 हो गया -6 इक्वल टू 0। तो आप देखो x -6 और +3 बन गया -3, इधर जाके बन गया +3, तो 3 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट,
ये था +3, ये मिट गया x6 = 0। एनीवेज, तो ये तो आपने लिख ही लिया होगा, वरना रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो टी। कोबाल्ट के साथ 2 EN है और 2 ब्रोमाइड। ठीक है, 2 EN है 2 ब्रोमाइड है, कोई काउंटर आयन नहीं है, तो यहाँ पर EN को लिखते हैं, 2 EN कैसे लिखते हैं, बिस इथेन 1,2 डायमाइन, बिस इथेन, इथेन का ई लगेगा, सॉरी, इथेन 1,2 डायमाइन, ये आ गया। फिर है 2 ब्रोमाइड हैं तो डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो के बाद पीछे कोबाल्ट और कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्ट। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं कोबाल्ट का, इसे मान लिया x, EN पे कोई चार्ज नहीं होता 0, ब्रोमाइड पे -1 होता है, -1 × 2 -2। अब इस बार कॉम्प्लेक्स के इक्वल टू में +1 लगा हुआ है, ये रहा +1। ठीक है, इधर जा गया x - 2 = +1, तो x बन जाएगा 3, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है, तो ये आपके नेम्स हो गए इन कंपाउंड के। ठीक, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर वीडियो, एक इसके बाद क्वेश्चन और है, 1 या 2। ठीक है, चलिए देखिए, पैसेज दे रखा है फिर से। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो पैसेज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डिफाइन एम्बीडेंटेट लीगेंड, डेफिनेशन है, याद कर लो, अ लीगेंड विद 2 डोनर एटम्स but it uses only one of those atoms at a time to form a single covalent bond with the central atom। एम्बीडेंटेट लीगेंड की डेफिनेशन है, वरना एक बार पढ़ लेना कहीं से भी। ठीक है, इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जरा देखिए कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है भाई। ठीक है, कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है कॉम्प्लेक्स, ये पहचानना है आपको। और एंड दिस, ठीक है, दिस एंड दिस, CONH3 5Cl, इसमें क्या किया, SO4 को अंदर कर दिया और Cl को बाहर कर दिया, SO4 को अंदर और Cl को बाहर कर दिया। शोन बाय, तो दिस एंड दिस, तो क्या होता है इसके अंदर, एक लीगेंड अंदर एक बाहर, लीगेंड को काउंटर आयन, काउंटर आयन को लीगेंड बना दें, तो कौन सा आइसोमेरिज्म माना जाता है, ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्या मानते हैं इसे, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो जाते हैं। ठीक है भाई, जब आप लीगेंड को काउंटर आयन से एक्सचेंज कर देते हो और काउंटर आयन को लीगेंड बना देते हो, लीगेंड को काउंटर आयन बना देते हो। क्यों बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर, क्योंकि आयोनाइज करने पे ये क्या देगा, सल्फेट आयन। ठीक है, और ये क्या देगा आयोनाइज करने पे, क्लोराइड आयन। जो बाहर होता है वो आयन की फॉर्म में निकलता है ना, काउंटर आयन, इसलिए इनको आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन चिलेट इफेक्ट। ठीक है, हाउ इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चिलेट इफेक्ट डिफाइन करना है, और चिलेट इफेक्ट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है ये आपको बताना है इस केस में। तो देखो, चिलेट इफेक्ट की डेफिनेशन में आपको बताता हूँ क्या होती है। हाँ जी, तो डेफिनेशन में आप लिखोगे कि चिलेट इफेक्ट इज द इफेक्ट व्हेन अ बाइडेंटेट लिगेंड या और पॉलीडेंटेट लिगेंड बाइंड्स टू अ मेटल to form a ring like structure, the effect is called as the chelate effect। ठीक है, और how does it affect the stability of the complex, तो by formation of the chelate rings the stability of the complex is increased। ठीक है, दोबारा से बोल देता हूं एक बार, क्या लिखोगे, when a bidentate or a polydentate ligand, दोबारा से सुनो, when a bidentate or a polydentate ligand binds to a central atom to form a ring like structure called as the chelate ring, the effect is called as the chelate effect। This effect increases the stability of the complex। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, अगला है इसका, ऑप्शन में दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस केस। तो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है CN, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ON। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो देखो क्रोमियम ने यहाँ पे 3 ऑक्सिलेट से बॉन्ड बना रखे हैं, एक ऑक्सिलेट 2 बॉन्ड बनाता है, बाइडेंटेट लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, 6 टोटल बॉन्ड बना रखे हैं, 3 ऑक्सिलेट हैं तो 2 बॉन्ड एक से बनते हैं, इसलिए 6 बॉन्ड बना रखे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसको मान सोडियम पे क्या चार्ज होता है, +1 × 3 हो गया +3। क्रोमियम को मान लिया आपने X, इसका चार्ज कितना होता है ऑक्सिलेट का, एक ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज होता है, तो 3 ऑक्सिलेट पे हो जाएगा -6, इक्वल टू रख दो 0। तो x +3 x - 6, ये क्या बन गया देखो भाई,
-6 और +3 बन गया -3, इधर जाके बन गया +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3 क्रोमियम का। ठीक है, ये हो गया सिंपल क्वेश्चन आपका सॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने इस कॉम्प्लेक्स के। फिर से देखो, मैंने कहा था ना कितनी बार आता है ये, आप देख रहे हो क्वेश्चन इसी पेपर में, इसी आज के सेशन में तीसरी बार आ गया ये। 2 यूनिडेंटेड लिगेंड, 2 बाइडेंटेड लिगेंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने बताया था इसके सिस ट्रांस आइसोमर बन जाते हैं, और इसका जो सिस आइसोमर होता है वो ऑप्टिकल भी बना देता है, तो वही सेम चीज़ है। ठीक है, इसके आप भी सिस ट्रांस आइसोमर बनाने हैं, तो ये रहा प्लैटिनम लिया, 2 Cl लगाने हैं, ये लगा दिए 2 Cl, और 2 En लगाने हैं, 2 En लगा दिए, बाइडेंटेड लिगेंड होता है En। तो ये वाला कौन सा बना, ये बना सिस, क्योंकि आपने बराबर बराबर में Cl लगाए, चार्ज 2+ है ऐसे लगा दिया, और इसी का ट्रांस बनाना है, तो प्लैटिनम 2 Cl को आपने ऐसे ऑपोजिट लगा दिया, और 2 En ऐसे लगा, तो दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। और याद रखिए कि सिस आइसोमर ही क्या बनाता है, सिस आइसोमर ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया क्वेश्चन। बी पार्ट में क्या लिखा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 आयन इफ इज डेल्टा O इज लेस देन P। ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। D4 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, डेल्टा O क्या है, लेस देन P, यानी डेल्टा O इज स्मॉल। ठीक है, D4 डेल्टा O इज स्मॉल। ठीक है, T2G EG, डेल्टा O स्मॉल है, स्मॉल मतलब गैप कम है, जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, D4 है, सॉरी मैंने 5 लिख दिया गलती से, D4, तो D4 के केस में 1 2 3 गैप कम है, तो ये चला गया ऊपर, तो T2G में आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, EG में आ गया 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, T2G3 और EG1। ठीक है, हो गया काम। What is meant by unidentate ligand? A ligand that can donate a single electron pair to the central atom in a coordination complex and form a single coordinate bond with the central atom is called unidentate ligand. एग्जाम्पल देना है, कोई सा भी दे दो, OH लिख दो एग्जाम्पल में, NH3 लिख सकते हो, H2O लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल बोला है, कोई सा भी लिख दो। H2O में ऑक्सीजन पे लोन पेयर बना देना, तो हमारा आइटम ये होता है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन आपके आज के सेशन का। पैसेज दे रखा है, अगेन यूजलेस होता है, मोस्टली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अनलेस ज़रूरत लगे कि क्वेश्चन को पढ़ के। तो पहला है, प्रिडिक्ट वेदर COF6 इज अ डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एंड वाई। तो COF6 डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। COF6 3 तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X -6 इंटू 1 -6 इक्वल टू में -3 दे रखा है, तो X आ गया +3। कोबाल्ट +3 आयन है, कोबाल्ट +3, 27 एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का। 4s2 3d7 होता है, 3 लूज कराओगे 4s0 बन जाएगा और 3d6 बन जाएगा, तो हमारे पास भाई 3d6 है फिलहाल, 3d6, 4s0 है। ठीक है, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन है, और लीगेंड है फ्लोराइड। लीगेंड क्या है, D6 ही हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। लीगेंड है फ्लोराइड, वीक फील्ड लीगेंड है। कैसा लीगेंड है, वीक फील्ड लीगेंड, पेयरिंग नहीं करा सकता इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा सकता, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएंगे, और ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो प्रिडिक्ट वेदर द कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो आपका आंसर क्या हो गया, द कंपाउंड विल बी पैरामैग्नेटिक बिकॉज fluoride cannot cause pairing of electrons in the d orbital. There will be 4 unpaired electrons and thus the complex will be paramagnetic. ठीक है, जो बोला उसी तरीके से उसको रिवाइंड करके सुनो, आंसर वैसे ही लिखना है जैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर अपनी लैंग्वेज में उल्टा सीधा बनाकर आओगे, एक लाइन के आंसर को 5 लाइन में लिख के आओगे, टीचर नहीं पढ़ेगा, 1 2 लाइन पढ़ेगा और देखेगा नहीं है मिला आंसर, काट के 0। 1 नंबर का क्वेश्चन चेक करने के लिए टीचर 10-10 मिनट नहीं लगाते, तो आप कहानियां लिख के नहीं आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CO। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कितने बॉन्ड बना रखे हैं,
तो EN के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, एक EN के साथ, तो 2 EN के साथ कितने हो गए, 2 × 2 4 बॉन्ड्स, और 2 Cl के साथ 2 बॉन्ड और हो गए, टोटल आ गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। ठीक है, IUPAC नेम लिखना है कॉम्प्लेक्स का। अब रिपीट होने लगे हैं, देखो क्वेश्चन सेम सेम से। तो डाई अमाइन डाई क्लोराइडो, ठीक है, 2 अमाइन है 2 क्लोराइड है, तो डाई अमाइन, अमाइन में डबल एम आता है याद रखना, और डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। फिर क्या है, प्लैटिनम, प्लैटिनम ही लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, प्लैटिनेट नहीं लिखेंगे, प्लैटिनम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, NH3 पे 0 चार्ज होता है, इसको X मान लिया, इसका निकालना है। क्लोराइड पे -2 होता है, और इक्वल टू में ओवरऑल +2 है, इधर जाके -2 भी +2 बन जाएगा, तो हो गया +4। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4। ठीक है, एक्सप्लेन CONH3 होल 6 इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बताना है CONH3 होल 6 इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। तो देखो कोबाल्ट, ये X मान लिया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, ये 0 होता है, NH3 इक्वल टू +3 है, तो +3 आ गया। कोबाल्ट +3 की अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है आपने, 4s0 आ जाता है, 3d6। अब यहाँ पे NH3 कैसा लीगेंड है भाई, NH3 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, 4, 4 को पेयर करा देगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, पेयरिंग करा देगा, 4s खाली है, 4p खाली है, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी जब ये दो खाली हो जाएंगे, तो D2sp3। 6 लीगेंड चाहिए ना टोटल, 6 लीगेंड है, 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, पेयरिंग करा देगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 मतलब क्या, अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है, अंदर वाला D, बाहर वाला D यूज नहीं हो रहा, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्सप्लेन करना है तो खाली लिखकर मत आ जाना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन का मतलब 1 मार्क का ही, 1 + 1 एक्चुअली 2 मार्क्स का है ये, तो एक्सप्लेन करना है। क्या लिखोगे, NH3 पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाना, फिर लिखना NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, so it can cause pairing of electron in the d orbital. ठीक है, therefore there will be 2 vacant d orbital resulting in D2sp3 hybridization and thus the complex will be inner orbital complex. in fact करके दिखा दो जैसे NCERT में दिखा रखा है पूरा प्रॉपरली। ठीक है, लास्ट है इसका ऑप्शन में दे रखा है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिड्यूस द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों बतानी है, तो निकालते हैं भाई। Ni सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसको माना X, NH3 0 होता है, इक्वल टू में है +2, तो Ni2+ आयन है, इसका मतलब मेरे पास Ni2+ आयन है, 28 एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d8, तो 2+ है तो 2 लूज हो गए, 4s 0 हो जाएगा और 3d8 हो जाएगा। ठीक है, 2+ में 2 लूज होने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये NCERT में का ही है आई थिंक। 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। अब देखो जरा, हालांकि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, ठीक है, लेकिन पेयरिंग कराने से एक ही ऑर्बिटल खाली होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने हैं, 2। तो अगर पेयरिंग कराई भी NH3 तो एक ही ऑर्बिटल खाली होगा। मुझे या तो D2 चाहिए होता है अंदर, या D2 चाहिए होता है बाहर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, या तो D2sp3 या फिर sp3d2, या तो अंदर 2d चाहिए या बाहर 2d चाहिए। तो अंदर 2d ऑर्बिटल मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि पेयरिंग करा भी दी तो एक ही d ऑर्बिटल खाली होगा, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होने के बावजूद पेयरिंग नहीं कराएगा। NCERT का क्वेश्चन है, एग्जांपल है इनफैक्ट आई थिंक, या इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी। तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होने के बावजूद, बिकॉज देयर आर ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगी, ये sp3d2, sp3d2, ये वाले ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज होंगे। कौन कौन से, sp के 3 और d के ये वाले 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 नॉट d2sp3। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिड्यूस द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई क्या, sp3d2, और शेप क्या हो गई, शेप तो आपको पता ही है, 6 लीगेंड पे वो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑक्टाहेड्रल ही आती है। ठीक है, तो शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल।
ठीक है, शेप ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है। सही है, डिड्यूस द शेप ये बोला है, और ये नहीं बोला एक्सप्लेन करना है, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख दोगे तो बेटर होगा। क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन में? Although NH3 is a strong field ligand, but there are only 2 unpaired electrons in the d orbital, so NH3 will not cause pairing of electrons, ठीक है, because pairing will vacate only one orbital, ठीक है। Therefore the hybridization will be sp3d2 using the outer 4d orbital instead of 3d। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, लेकिन पहले मेन चीज लिखना आंसर में, क्योंकि डिड्यूस करने के लिए कहा है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा आपसे, ठीक है। दो चीजें हैं, डिड्यूस शेप कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन कर दी, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बट राइटिंग अ स्मॉल एक्सप्लेनेशन वोंट हर्ट बिकॉज इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था पिछले साल के सभी सेट्स के क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। आप 2023 का पेपर और ट्राई कर लो, 22 में तो एक्चुअली सिलेबस थोड़ा कम था, तो 22 का भी कर सकते हो। 22 में पेपर ही 35 नंबर का आया था, 70 मार्क्स का पेपर नहीं आया था, 35 मार्क्स का पेपर आया था, उसके भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए 2024 के जितने भी सेट्स थे, 5 सेट्स आते हैं, 5 सेट्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करा दिए। एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो गए। फिर भी इसके बाद ऑब्वियसली ये नहीं है कि दिस इज एवरीथिंग, इसी में से सब कुछ आएगा, माइनर चीज़ें इसके बाद भी छूट जाती हैं, ठीक है। तो और पेपर्स कर लो 2023 और 22 के, और बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़रूर करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उनकी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ये जो मैंने आज कराया है आपको, आपको पेपर में जाकर याद आएगा कि ये कितना काम आया है आपके, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।